कहानियों का कारवां में आज आप लोगों के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी अज्ञेय जी की एक कहानी सेव और देव लेके आई हूँ। सेव और देव कहानी के माध्यम से अज्ञेय जी ने जहाँ एक और ये स्पष्ट संदेश दिया है कि नैतिक मूल्यों की स्थिति स्वतः स्फूर्त होती है, आरोपित नहीं। वहीं यह व्यक्त भी किया है कि मनुष्य की आस्था उसे और अधिक नैतिक बल देती है। सेव और देव का कथावाचन मैं बिंदु सांधु आप लोगों के समक्ष कर रही हूँ। प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना चश्मा पोंछकर फिर आंखों पर लगाया और देखते रह गए। मोटर पर से उतरकर सामान डाक बंगले में भिजवाकर उन्होंने सोचा था अभी आराम करने की ज़रूरत तो है नहीं, जरा घूम घाम कर पहाड़ी सौंदर्य देख लें। और इसलिए मोटर के अड्डे से धक्कम धक्के से अलग होकर वे इस पहाड़ी रास्ते पर हो लिए थे। छाया में जब चश्मे का कांच ठंडा हो गया, उस पर उनके बदन की गर्म भाप जमने लगी, तब उन्होंने चश्मा उतारकर रुमाल से मुंह पोंछा, फिर चश्मा साफ करके आंखों पर चढ़ाया और फिर देखते रह गए। पहाड़ी रास्ता आगे एकदम खुल गया था। चीड़ के वृक्ष समाप्त हो गए। रास्ते को पार करता हुआ एक झरना बह रहा था। उसका जितना अंश समतल भूमि में था उस पर तो छाया थी, लेकिन जहाँ पर मार्ग में एक नीचे और गिरता था वहाँ प्रपात के फेन पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। वहीं पर एक राजपूत बाला खड़ी थी। उसकी चौंकी हुई भोली शक्ल से साफ दिखता था प्रोफेसर साहब का यहाँ अकस्मात आ जाना उसे एकदम अनाधिकार प्रवेश मालूम हो रहा था। प्रोफेसर साहब दिल्ली के एक कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक हैं। वे उन थोड़े से लोगों में से हैं जिनका पेशा और मनोरंजन एक ही है। मनोरंजन के लिए वे पुरातत्व की ओर ही जाते हैं या कुल्लू पहाड़ की सुरमय घाटियों में ये सोचते हुए आए थे कि यहाँ भारत की प्राचीन सभ्यता के अवशेष उन्हें मिलेंगे और हिंदू काल के शिल्प कला के नमूने और धातु का प्रहस्त और सुधा मूर्तियाँ न जाने क्या क्या। लेकिन इतना सब होते हुए भी सौंदर्य के प्रति जीते जागते सौंदर्य के प्रति उनकी आंखें अंधी नहीं थी। बाला को वहाँ खड़ी देखकर उनके पैरों के पास बहते हुए झरने का स्वर सुनते हुए उन्होंने पहले तो एक हंसनी का ख्याल किया, फिर सरस्वती का। यद्यपि बाला के हाथ में वीणा नहीं थी, एक छोटी सी छड़ी थी। उन्होंने अपने स्वर को यथासंभव कोमल बनाकर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बाला ने उत्तर नहीं दिया। वह उनको अजनबी दृष्टि से देखकर जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगी। प्रोफेसर साहब मुस्कुराकर अलग चल दिए। बालिका का भोलापन उन्हें अच्छा लगा। सोचने लगे कितने सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग हैं यहाँ के। प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हुए इन्हें न तो फिक्र है, न खटका है, न लोभ है, न लालच है। अपने खाने पीने, ढोर चराने, गाने बजाने में दिन बिता देते हैं। तभी तो बाहर से आने वाले आदमी को देखकर संकोच होता है। अपने आप में लीन रहने वाले इन भोले प्राणियों को बाहर वालों से क्या सरोकार। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर साहब सोचने लगे, ऐसे भले लोग न होते तो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष बचे हैं वे रहते क्या। खुदा न खास्ता ये लोग यूरोपियन सभ्यता को सीखे होते तो एक दूसरे को नोचकर खा जाते, उनकी राख भी न बचती। लेकिन यहाँ तो फाइयान के ज़माने का आदर्श है, सबको अपने काम से मतलब। दूसरे के काम में दखल देना, दूसरे के मुनाफे की ओर दृष्टि डालना यह महापाप है। लोग ढोर चराने छोड़ देते हैं, शाम को ले आते हैं, कभी चोरी नहीं, शिकायत नहीं। खेती खड़ी है, कोई पहरेदार नहीं, मजाल है क्या एक भुट्टा भी चोरी हो जाए। मेरे ख्याल से तो अगर मैं यहाँ एक चवन्नी राह में फेंक दूँ तो कोई उठाएगा ही नहीं, सोचेगा पता नहीं किसकी है। रास्ता फिर घिर आया था, लेकिन चीड़ के दीर्घकाय वृक्षों से नहीं। अब उसके दोनों ओर थे सेव के छोटे छोटे लचीले गात वाले पेड़, डार डार पर लदे हुए, फलों के कारण मानो विनय से झुके हुए, क्योंकि जहाँ सार होता है वह विनय भी अवश्य होता है। शूद्र व्यक्ति की अविनय हो सकता है और कभी कभी हवा से झूम ले जाता है। कुल्लू के जगत प्रसिद्ध सेवों की प्रशंसा
कुल्लू के जगत प्रसिद्ध सेवों की प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने सुन रखी है। कई बार मांग कर सेब खाए भी थे, लेकिन आज इस प्रकार पेड़ पर लगे हुए असंख्य फलों को देखकर उनकी तबीयत खुश हो गई। इससे भी अधिक खुशी इस बात की हुई कि गंध और स्वाद और रस की उस विपुल राशि का न तो कोई रक्षक उन्होंने देखा, न बचाव के लिए बाढ़ ही लगी हुई। पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव और बढ़ गया। क्या शहर में इस तरह बाग रह सकते हैं? फलों के कभी पकने की नौबत नहीं आती। न तो स्कूल और कॉलेज के लड़के टिड्डी दल की तरह आकर सब साफ कर लेते, जितना खाते नहीं उतना बिगाड़ देते। वहाँ तो कोई बाग लगाए तो एक एक भोजपुरी लठे पहरेदार रखना पड़े और चारों ओर जेल किसी दीवार खड़ी करनी पड़े। कोई लुक छिप कर ना भाग ले जाए, तब कहीं जाकर चैन रहे। और यहाँ बाग की सीमा बनाने के लिए एक तार का जंगला तक नहीं है। पेड़ के नीचे जो लंबी लंबी घास लग रही है वही रास्ते के पास आकर रुक जाती है। वहीं तक बाग की सीमा समझ लो। और यहाँ तो प्रोफेसर साहब के पास ही धम से कुछ गिरा। उन्होंने चौंक कर देखा। उन्हें आते देखकर एक लड़का पेड़ से कूदा और उसकी अपर्याप्त आड़ में छिपने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ में 2 सेब हैं जिन्हें वह अपने फटे भूरे कोट में किसी तरह छिपा लेना चाहता है। उसकी झेपी हुई आंखें और चेहरा साफ कह रहा था कि वह चोरी कर रहा है। साधारणतः ऐसी दशा में प्रोफेसर साहब किंचित ग्लानि से उसकी ओर देखते और आगे चल देते, लेकिन इस समय वह वैसा नहीं कर सके। उन्हें जान पड़ा ये लड़का उस सारी प्राचीन आर्य सभ्यता को एक साथ नष्ट भ्रष्ट कर दे रहा है जो फाहियान के समय से सदियों से अशूर्ण बनी हुई है। वे लपक कर उस लड़के के पास पहुंचे और बोले, क्यों बे बदमाश, चोरी कर रहा है? शर्म नहीं आती तुझे दूसरों का माल खाते हुए? लड़का घबरा कर खड़ा हो गया, बोला नहीं। प्रोफेसर साहब और भड़के, एक तमाचा उसके मुंह पर जमाया, सेब छीनकर घास में फेंक दिए जहां से वे ओझल हो गए, और फिर गर्दन पकड़कर लड़के को धकेलते हुए रास्ते की ओर ले आए। पाजी कहीं का चोरी करता है? तेरे जैसे के कारण ये पहाड़ी लोग बदनाम हो गए हैं। क्यों चुराए रे सेब? यहाँ तो पैसे के 2 मिलते हैं, 1 पैसे का खरीद लेता। ईमान क्यों बिगाड़ता है? रास्ते पर लड़के को उन्होंने छोड़ दिया। वो वहीं खड़ा आंसू भरी दृष्टि से उधर देख रहा था जहाँ घास में तोड़े हुए सेब गिरे थे जो आंखों से उसके ओझल हो गए थे। प्रोफेसर साहब आगे बढ़ते हुए सोचने लगा, खड़ा देख रहा होगा, चोरी भी की तो फल नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ। सेब का सड़ जाना अच्छा है, चोर को मिलना अच्छा नहीं। चोर को क्या हक है? प्रोफेसर साहब एक गांव के पास आकर रुके। अंदाजे से उन्होंने जाना यह मनाली गांव होगा और उन्हें याद आया यहाँ पर एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है। वहाँ के लोगों से पता पूछने पर मनु के मंदिर पर पहुँचे। मंदिर छोटा था, सुंदर भी नहीं था, लेकिन संसार भर में मनु का एकमात्र मंदिर होने के नाते वह अपना महत्व रखता है। प्रोफेसर साहब कितनी ही देर तक एकटक उसकी ओर देखते रहे, यहाँ तक कि देहरी पर बैठे हुए बूढ़े पुजारी का भी ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ। आने जाने वाले लोग तो खैर देख ही रहे थे। प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर में पूछा, आसपास और कोई मंदिर है? पास खड़े एक आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर नहीं है। अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए। बाबूजी, यहाँ तो लोग मंदिर देखने आते नहीं, कभी कभी कोई आता है तो मनु रिखी का मंदिर देख जाता है बस, और तो हम नहीं जानते। पुजारी ने खांसते हुए पूछा, कौन सा मंदिर देखिएगा बाबू? कोई और मंदिर हो, आसपास के सब मंदिर और मूर्तियाँ मैं देखना चाहूँगा। पुजारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं और तो कोई नहीं, उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का स्थान है। वहाँ पहले कभी एक किला भी था जिसके अंदर देवी के थान की पूजा होती थी, पर अब तो उसके कुछ पत्थर ही पड़े हैं, वहाँ कोई नहीं जाता, अब उसमें भूत बसते हैं। प्रोफेसर साहब कुछ मुस्कुराए, लेकिन बोले, कैसे भूत? कहते हैं कि पुराने राजाओं के भूत रहते हैं, वे राजा बड़े प्रतापी थे। अरे उन भूतों से मेरी दोस्ती है, कहकर प्रोफेसर साहब ने रास्ता पूछा और क्षण भर सोचकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पुजारी ने पास ही बताया था तो मील भर से अधिक नहीं होगा, और अभी 3 बजे हैं, शाम होने तक मज़े से बंगले में पहुंच जाऊंगा। जंगल का रूप बदलने लगा, बड़े बड़े पेड़ समाप्त हो गए, अब छोटी छोटी झाड़ियाँ दिख पड़ी। यह पड़ाव
का मुख था जो हवा के थपेड़ों से सदा पिटता रहता है। जाड़ों में तो बर्फ की चोटी यहीं पर लगती है, पेड़ पौधों को कुचल डालती है। प्रोफेसर साहब की समझ में आने लगा कि ये ऊंचा शिखर किले के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। यह भी जान गए कि यह बना हुआ किला उजड़कर कितनी जल्दी निरवशेष हो गया। झाड़ियाँ भी छोटी होती चली गई। घास की बजाय अब पथरीली जमीन आई जिसमें किसी तरह कोई बनी हुई पगडंडी नहीं थी। जिधर चले जाओ वही मार्ग। कहीं कहीं पर लाल पत्थर के भी कुछ टुकड़े दिख रहे थे जो शायद किले की इमारत के कहीं लगे हों, नहीं तो उधर लाल पत्थर नहीं होता। कभी कभी पत्थर और मिट्टी में स्तूपाकार टीले की आड़ में कोई गाढ़े रंग के पत्तों वाली झाड़ी लगी हुई दिख जाती तो वह आसपास में उजाड़ सूनेपन को और गहरा देती। सांझ के धुंधलके में ऐसे झाड़ी को देखकर स्तूप में धूम्रवत निकले हुए प्रेत की कल्पना होना कोई असंभव बात नहीं है। एक ऐसे ही स्पूत की आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा एक गड्ढे के कीच भरी है जिसकी नमी में पोसे जाते हुए दो वृक्ष खड़े हैं। उनके नीचे पत्थर का एक छोटा सा मंदिर है जिसका द्वार बंद पड़ा है। प्रोफेसर साहब ने कुंडे में अटकी हुई कील निकाली तो द्वार खुलने की बजाय आगे गिर पड़ा, उसके कब्जे उखड़ गए थे। उन्होंने किवाड़ को उठाकर एक ओर धर दिया। थोड़ी देर पीछे हटकर खड़े रहे। बंद और सील के कारण बदबूदार हवा बाहर निकल गई। फिर वे भीतर झांकने लगे। मंदिर की बुरी हालत थी। भीतर न जाने कब पशु बलि से सींग बकरे के हिरन के पड़े हुए थे जो सूख कर धूल रंग के हो गए थे। उन पर कीड़े चल रहे थे। फर्श के पत्थरों के जोड़े में कोई उग गई थी। उन सींगों के ढेर से परे देवी के काले पत्थर की एक मूर्ति लुढ़की पड़ी थी। पास में पड़ी गणेश की पीतल की मूर्ति जंग से विकृत हो गई थी। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग अब भी साफ, चिकना और सदे हुए सिपाही की तरह शांत खड़ा था। आसपास की जर्जर अवस्था और उसके दर्पोन्मत्त भाव से ऐसा जान पड़ रहा था मानो क्रुद्ध होकर कह रहे हो, मेरी इस निर्भ्रम अंत्यशाला में आकर मेरे कुटुंब की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो? 2-1 मिनट प्रोफेसर साहब देहरी पर खड़े खड़े इस दृश्य को देखते रहे। फिर उन्होंने बाहर टंगा हुआ अपना ओवरकोट नीचे उतारा। एक बार चारों ओर देखकर निर्जनता पाकर जूते खोल देना ही उन्हें उचित समझा और भीतर जाकर देवी की मूर्ति उठाकर देखने लगे। मूर्ति बहुत सुंदर थी। 500 वर्ष से कम पुरानी नहीं थी। इस लंबी अवधि का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था, या पड़ा था तो पत्थर को और अधिक चिकना करके मूर्ति को सुंदर बना गया था। मूर्ति कहीं बिकती तो 3-4 हजार रुपये से कम की न होती। किसी अच्छे पारखी के पास होती तो 10 हजार की भी हो सकती थी या उससे अधिक मूल्य की, पर यह अपेक्षा की हालत में पड़ी है। न जाने कब से कोई इस मंदिर तक आया भी नहीं। प्रोफेसर साहब ने मूर्ति ठीक स्थान पर सीधी करके रख दी। फिर देहरी पर आकर उसका सौंदर्य देखने लगे। 500 वर्ष से ये यहीं पड़ी होगी। न जाने कितनी पूजा इसने पाई होगी, कितनी बलियों के ताजे गर्म पूत रंग से स्नान करके अपना दिव्य सौंदर्य निखारा होगा। अब कितने वर्षों से इस रेंगते हुए कीड़ों की लंबी लंबी जिज्ञासु मूछों की ग्लानि जनित गुदगुदाहट सहन कर रही होगी। उफ, देवत्व की कितनी अपेक्षा। मानव नश्वर है, वह मर जाए उसकी अस्थियों पर कीड़े रेंगे, ये समझ में आता है। लेकिन देवता पत्थर जड़ है, उसका महत्व कुछ नहीं है। लेकिन मूर्ति तो देवता की ही है, देवत्व की चिरंतता की निशानी है, एक भावना है। वह भावना आदरणीय है। क्या यह मूर्ति यहीं पड़े रहने के काबिल है? इन कीड़ों के लिए जिनके पास श्रद्धा को दिल नहीं, पूजने को हाथ नहीं, देखने को आंखें नहीं, छूने को त्वचा नहीं, टटोलने को हिलती हुई गंदी मूछें, यह मूर्ति कहीं ठिकाने में होती? न जाने क्यों प्रोफेसर साहब ने एकाएक मंदिर द्वार से हटकर चारों ओर घूमकर देखा। फिर न जाने क्यों आसपास निर्जनता पाकर तसल्ली की सांस ली और फिर वहां आ खड़े हुए। मूर्ति गणेश की भी बुरी नहीं है, लेकिन वह उतनी नहीं जितनी सुंदर शैली उस देवी की मूर्ति की थी। पीतल की मूर्ति में कभी वह बात नहीं आ सकती। देवी की मूर्ति को देखते देखते प्रोफेसर साहब के हृदय की स्पंदन गति तीव्र हो गई। इतनी सुंदरता तो जो थी, वे फिर आगे बढ़कर उसे उठाने को हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर झांक कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था।
कोई आता ही नहीं उस बेचारे उजड़े मंदिर के पास, जिसे परवाह थी निर्जन को अपनी दीप्ति से जगमग करती हुई उस देवी के प्रति दया और सहानुभूति से गदगद होकर प्रोफेसर साहब फिर भीतर आए, लपक कर मूर्ति को उठाया और अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने की कोशिश करते हुए एकटक उसे देखने लगे। दिल इतना धड़क क्यों रहा है? प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा जैसे वे डर रहे हैं। फिर उन्हें इस विचार पर हंसी आ गई। डर? किससे डर रहा हूँ मैं? प्रेतों से? मैं भी क्या यहाँ के लोगों की तरह अंधविश्वासी हूँ जो प्रेतों को मानूं? कविता के लिहाज से भले ही मुझे सोचना अच्छा लगे कि यहाँ प्रेत बसते हैं और रात में जब अंधेरा हो जाता है तब इस मंदिर में देवी के आसपास नाचते होंगे। देवी है, शिव है, तो उनके गण भी होने चाहिए। रात को मूर्तियों को घेरे घेरे वह नाचते होंगे। इन न जाने कब से बलि पशुओं से, भस्मीभूत सींगों से प्रेतोचित प्रसाद पाते होंगे और दिन में मंदिर की कंदराओं में, दरारों में छिपकर अपने उपास्य मूर्तियों की रक्षा करते होंगे। देखते होंगे कौन आता है, क्या करता है। उन्होंने फिर मूर्ति को रख लिया और लौट कर देखा। उन्हें एकाएक लगा जैसे उस अखंड नीरवता में कोई छाया सी आकर उनके पीछे भाग कर कहीं छिप गई। प्रेत? वे फिर रुकती सी हंसी हंसकर बाहर निकल आए। इस घोर निर्जन में मेरे शहर के शोरगुल से उलझे स्नायु को और उलझा दिया। इस नतीजे पर वे पहुँचे और फिर मंदिर की ओर देखने लगे। दिन ढल गया था। मंदिर की लंबी पड़ती हुई छाया को देखकर प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा मानो वह दूर हटती सी मंदिर से अलग होती चली जा रही है, उससे चिपटी हुई है, मानो उसकी रक्षा करना चाहती हो, मानो यह मंदिर और मूर्तियाँ उस छाया की गोद में शिशु हो। प्रोफेसर साहब का मन भटकने लगा। इजिप्ट के पिरामिड भी इतने ही अपेक्षित पड़े हैं। यह मंदिर आकार में बहुत छोटा है। वे विराट थे, लेकिन अपेक्षा तो यही थी। उनमें भी न जाने क्या क्या बातें फैली रखी हैं भूत प्रेतों की। अंत में यूरोप के पुरातत्वविद साहस करके वहां गए। उन्होंने उनमें प्रवेश किया। अब संसार के बड़े संग्रहालयों में से खजाने पड़े हैं और महत्व के अनुरूप सम्मान पाते हैं। फिलाडेल्फिया के अजायब घर में तूताखामेन की वह स्वर्ण मूर्ति, उस 9 सेर खरे सोने का मूल्य 30,000 रुपये होगा। फिर प्राचीनता का मूल्य अलग और उसमें जड़े हुए हीरे जवाहरात का अलग। कुल मिलाकर लाखों रुपए की चीज़ें हैं वह। वे फिर भीतर गए, मूर्ति उठाई और रखकर बाहर आए। उन्होंने फिर सब ओर देखा, कोई नहीं था। सूर्य भी एक छोटे से बादल में छिपने के लिए जा रहा था। एकाएक उनकी घबराहट का कारण स्पष्ट हो गया। कुछ ठंडी सी जानकर उन्होंने जल्दी से ओवरकोट पहना और फिर भीतर गए। मूर्ति के उपयुक्त स्थान कदापि नहीं था। मंदिर है पर वहाँ पूजा नहीं होती। वह कैसा मंदिर? जैसे गांव वाले परवाह कब करते हैं। यह मंदिर गिर जाए और शायद महीनों तक उन्हें पता भी न लगे। कभी किसी भटकी हुई भेड़ बकरी की खोज में आया हुआ गडेरिया आकर देखे तो देखे, यहाँ मूर्ति को पड़ा रहने देना पाप है। इस निश्चय पर आकर उन्होंने एक बार बाहर जाकर तसल्ली की, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। तब लौटकर मूर्ति उठाकर जल्दी से कोट के भीतर छिपाई, किवाड़ को यथास्थान खड़ा किया, बूट एक हाथ में उठाया और बिना लौट कर देखे भागते हुए उतरने लगे। जब देवी का स्थान उसके ऊपर खड़े दोनों पेड़ों की फगुनी तक आंखों की ओट हो गई, तब उन्होंने रुक कर बूट पहने और फिर धीरे धीरे उतरते हुए ऐसा खोजने लगे जिसे गांव में से होकर न जाना पड़े, शिखर के दूसरे मुख से ही उतर सके। गांव मील भर पीछे छूट गया। सेब के बगीचे फिर शुरू हो गए। कभी कोई मधु पीकर अधाया हुआ छोटा सा काला भौरा प्रोफेसर साहब की कोट से टकरा जाता, कभी कोई तितली आकर रास्ता काट जाती। सूर्य की धूप लाल हो गई। ये सब अपना अपना ठिकाना खोज रहे थे। प्रोफेसर साहब भी अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। उनका हृदय आह्लाद से भरा हुआ था। उनका पहला ही दिन कितना सफल हुआ। कितना सौंदर्य उन्होंने देखा और कितना सौंदर्य, बहुमूल्य सौंदर्य उन्होंने पाया था। कुल्लू का अनिर्वचनीय सौंदर्य, वास्तव में वह देवताओं का अंचल है। उस समय प्रोफेसर साहब के भीतर जो कुल्लू प्रेम का ही नहीं, मानव प्रेम का, संसार भर की शुभेच्छाओं का रस उमड़ रहा था। उसकी बराबरी कुल्लू के रस भरे सेब भी क्या करते। प्रोफेसर साहब की स्नेह उड़ेलती हुई दृष्टि के नीचे से मानो पक कर रस से भर जाते। उनका रंग कुछ और लाल हो जाता। कितने रस गदगद हो रहे हैं प्रोफेसर साहब के अंदर। सेब के बाग में फिर वही धमाका हुआ।
प्रोफेसर साहब ने देखा एक लड़का उन्हें देखकर शाख से कूदा। उसके कूदने के धक्के से फलों की लदी हुई शाख टूटकर गिर गई। प्रोफेसर साहब ने रौब के स्वर में कहा, क्या कर रहा है? लड़के ने सहम कर उनकी तरफ देखा। वही लड़का हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेब वह कोट में गुलबंद के भीतर छिपा रहा था। प्रोफेसर साहब के तन में आग लग गई। लपक कर बालक के कोट का गला उन्होंने पकड़कर झटका देकर सेब बाहर गिरा दिया। 2 तमाचे उसके मुंह पर लगाते हुए कहा, बदमाश, फिर चोरी करता है। अभी मैं डांट के गया, बेशरम को शर्म नहीं आई। उन्होंने लड़के को छाती से धक्का दिया। वह लड़खड़ा कर दूर जाकर गिर पड़ा। गिरते हुए संभला, फिर एक हाथ से कोट को वहीं से थामकर जहां प्रोफेसर साहब ने धक्का दिया था, एक दर्द भरी चीख मारकर रो उठा। चीख सुनकर प्रोफेसर साहब को कुछ शांति हुई, कुछ आनंद सा हुआ। विद्रुप्त से उन्होंने कहा, क्यों दुखती है छाती? और छिपाओ सेब वहाँ पर। बात से भरे हुए तिरस्कार को तीखा बनने के लिए उनके हाथ से उनका अनुकरण किया। उठकर तेजी से प्रोफेसर साहब ने ओवरकोट के कॉलर में घुसा। एकाएक प्रोफेसर साहब पर मानो गाज गिरी। एक चौंधिया देने वाले आलोक क्षण भर उनके आग जलाकर वाक्य लिख दिया, इसने तो सेब चुराया, तुम देव स्थान लूट आए। सहमे हुए प्रोफेसर साहब क्षण भर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़े। तर्क उन्हें सूझने लगा। बेवकूफ़ी, उनकी दलील बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है, लेकिन वे न जाने कैसे इस समय बुद्धि की प्रेरणा के प्रति बहरे हो गए। कैसे कोलाहल बढ़ने लगा। उसे रोक रखने के लिए उनकी गति और तीव्र हो गई। जब वे आंधी की तरह गांव में से गुजरे, तब घर जाता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ विस्मय से उनकी ओर देखता और उन्हें लगता कि वे उनकी छाती की ओर ही देख रहे हैं, जैसे उस काले ओवरकोट में छिपी हुई देवी की मूर्ति। उसके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। अंधेरा होते होते वे मंदिर पहुँचे। किवाड़ एक ओर पटक कर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान रखा। लौटकर चलने लगे तो आसपास के वृक्ष अंधेरे में भयानक होने लगे। सुनसान से उन्हें फिर सुझाया कि वे एक निधि को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन जाने क्यों उनके मन में शांति पड़ गई। उन्हें लगा दुनिया बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। अज्ञेय जी की इस प्यारी कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।